कैंडलर ने बॉटलर्स को उसी कम कीमत पर कोक सिरप की सप्लाई करने का कभी ना खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कच्चे माल की कीमत कितनी बढ़ गई है। इससे कोक और उसके बॉटलर्स के बीच अगले कई साल तक मुकदमे चलने वाले थे। अगले कुछ दशकों में कोका कोला कंपनी को उन कुछ राइट्स को वापस खरीदने के लिए अनगिनत लाखों डॉलर का खर्च करना होगा, जिन्हें कैंडलर ने केवल बस $1 में बेच दिया था। लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में कैंडलर के लिए यह कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि कोका कोला की बिक्री पहले से कहीं अधिक थी और हर साल बढ़ रही थी। बेशक यह वास्तव में प्रोडक्ट के कारण नहीं था। अब मार्केट में वहां अनगिनत सेम टाइम की ड्रिंक्स अवेलेबल थी। और आप याद करो कि कोका कोला वैसे भी एक अदर ड्रिंक की ही कॉपी वर्जन था। कोक के फास्ट ग्रोथ का कारण तो उसकी अच्छी मार्केटिंग थी। हर साल कोका कोला विज्ञापन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करता जा रहा था और हर साल कोका कोला की बिक्री बढ़ती जा रही थी। हालांकि कोका कोला की सभी सफलताओं में से यह सबसे बड़ी सफलता एक बहुत ही सरप्राइजिंग सोर्स से आने वाली थी। एक बार जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया तो यह घोषणा की गई कि चीनी की राशनिंग की जाएगी। हालांकि कोका कोला ने बेतुका दावा किया कि उन्हें चीनी की राशनिंग से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि कोक एक आवश्यक वॉर टाइम प्रोडक्ट था। और इससे भी अधिक बेतुकी बात यह थी कि सरकार इस पर सहमत भी हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि कोका कोला ने सरकार की पैरवी पर भारी मात्रा में पैसा खर्च किया था। कोक ने सरकार को कोक के लाभों के बारे में समझने और समझाने के लिए अनगिनत स्टडीज को फंड किया और उन्होंने दावा किया कि कोक सैनिकों का मनोबल बनाए रखेगा और उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा। एट लास्ट अमेरिकी सरकार राशनिंग बोर्ड में कोका कोला के एक आदमी को नियुक्त करने पर सहमत हो गई, जिसने फिर कोका कोला को चीनी की राशनिंग में छूट दी, जबकि हर दूसरी कंपनी को युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की कम मात्रा मिल रही थी। लेकिन कोका कोला यहीं नहीं रुका। कोक के प्रेसिडेंट ने सार्वजनिक रूप से वादा किया कि हम देखेंगे कि वर्दी में हर आदमी को कोका कोला की एक बोतल सिर्फ 5 सेंट में मिले, चाहे वह कहीं भी हो और हमारी कंपनी की जो भी कीमत हो। अब इस कम कीमत पर बेचने से कोका कोला को प्रत्येक ड्रिंक पर पैसे का नुकसान होगा, लेकिन यह बिल्कुल गजब का डिसीजन था। सबसे पहले जनता और विशेषकर सैनिकों की नजर में इसे कोक और वार एफर्ट्स के बीच एक अच्छा कनेक्शन दिखाया और कोक को भारी मात्रा में पब्लिक सपोर्ट और गुडविल हासिल करने में मदद मिली। लाखों अमेरिकियों के मन में कोक और देशभक्ति एक दूसरे से जुड़ गए। कोक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए नए वॉर टाइम विज्ञापन चलाए, जिसमें सैनिकों को कोक की बोतल पकड़े हुए दिखाया गया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पर्दे के पीछे कोक ने सरकार के साथ सरकारी इन्वेस्टमेंट पाने का सौदा किया, उन्हें विदेशों में कोका कोला बोतल के बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने में मदद करने के लिए। उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और सैनिकों का मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह है कि सरकार टैक्स पेयर के मनी को कोक के इंटरनेशनल एक्सपेंशन को फंड करने में यूज कर रही थी। युद्ध के दौरान दुनिया भर में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर 64 कोक के बॉटलिंग प्लांट सेटअप किए गए और ज्यादातर सरकार द्वारा फंडेड थे। कोक अब सैनिकों के लिए हर जगह अवेलेबल थी, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ड्रिंक को साझा करना शुरू कर दिया, जिससे कोक को और भी नए देशों में एक्सपेंशन में मदद मिली। युद्ध के नरक के दौरान कोक द्वारा उन्हें घर जैसा स्वाद देने के लिए सैनिक बहुत आभारी थे, जिससे वे कोक के सबसे बड़े समर्थक बन गए। अमेरिकी सेना मेनली कोका कोला सेल्स फोर्स बन गई। जहां भी वो गए, नए लोगों को कोक से परिचित कराया। तो युद्ध का अधिकांश कंपनियों और लोगों पर विनाशकारी परिणाम हो या ना हो, कोका कोला पूरी दुनिया में पहले से कहीं अधिक तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। आज की तारीख में दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जो कोक नहीं बेचते, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। और युद्ध के दौरान कोक द्वारा किए गए सौदे कोक की पूरी दुनिया में रैपिड ग्लोबल ग्रोथ के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। लेकिन अब इस आइडिया के साथ बस एक छोटी सी समस्या है। अमेरिका में अपने को देशभक्त के तौर पर पेश करने वाली कोक कंपनी युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी को भी कोक की सप्लाई कर रही थी। जी हाँ, अमेरिका में रहते हुए कोक सैनिकों को समर्थन करने के बारे में उपदेश दे रही थी और इधर जर्मनी में वे अलग होने की कोशिश में व्यस्त थे। जर्मनी में कोक अपने को किसी भी अमेरिकी चीज से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अक्सर स्वास्थ्य के लोगों के साथ कोक का लोगो दिखाते थे। कोक को हिटलर की रैलियों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और नाजी एजुकेशनल पॉम्पलेट्स पर भी एडवर्टाइज किया गया था। कोका कोला लिटरली दोनों साइड से खेल रहा था। आखिरकार
जर्मनी भी उसके लिए एक बड़ा बाजार था। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें जर्मनी के लिए कई सामान की सप्लाई में भी कटौती हुई। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इसका मतलब ये था कि वे उनके प्रोडक्ट वहां पर बेच नहीं सकते। लेकिन जर्मनी में कोक के सबसे बड़े बॉटलिंग ऑपरेशन के हेड माइक किफ नाम के एक व्यक्ति के मन में इन रिस्ट्रिक्शंस को काउंटर करने का विचार आया। उन्होंने लोकल केमिस्ट से एक नया ड्रिंक बनवाया जो कोक के ही समान था, लेकिन कोक सिरप, जिसे अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था, उससे बनाए जाने की बजाय इसे अन्य खाने के बचे हुए स्क्रैप से बनाया गया था, जैसे एप्पल फाइबर। इस नए ड्रिंक को बाद में फेंटा नाम दिया गया। युद्ध के दौरान चूंकि बहुत सारे अन्य ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया गया था, फेंटा नाजी जर्मनी में एक बहुत बड़ी हिट बन गई। यहाँ तक कि कुछ सोर्सेज यह भी दावा करते हैं कि किफ ने इसके प्रोडक्शन के लिए नाजी कंसंट्रेशन कैंप से फोर्स लेबर का भी यूज किया था। लेकिन हम तो बस ये जानते हैं कि युद्ध के अंत में इस नए फेंटा ड्रिंक का मुनाफा कोका कोला मुख्यालय में वापस चला गया और माइक किफ को कोका कोला में प्रमोशन मिल गया। अब 1955 तक कोका कोला दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में फेंटा बेच रहा था। ऑफ कोर्स अपनी हिस्ट्री की तरह कोक ने वास्तव में जो किया उसे खुद को दूर रखने की कोशिश की। कोक आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट उनके ड्रिंक का सीक्रेट फार्मूला है, जिसे एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा जाता है। लेकिन फार्मूला इतना भी सीक्रेटिव नहीं है, यह विकिपीडिया पर उपलब्ध है। ऑफ कोर्स कोका कोला की सफलता का उसके फार्मूला से बहुत कम लेना देना है। आप एक क्लोन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। आइए देखें क्यों। एक दिन एक नए स्कूल की टीचर ने प्रिंसिपल को सुझाव दिया कि उनके पास स्कूल की वेंडिंग मशीनों के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ फलों का जूस। लेकिन जब उसे बताया गया कि यह संभव नहीं होगा तो वह डर गई, क्योंकि स्कूल का कोका कोला के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था। कोक ने स्कूल को हर साल $3000 या प्रति छात्र लगभग $1 का भुगतान किया, यह निर्देशित करने के लिए कि स्कूल में कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इससे पता चलता है कि कोक की पालने से कब्र की स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में अनगिनत स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। बेसिकली किसी को भी पूरी जिंदगी के लिए कोक का कस्टमर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें बचपन से ही कोक पिलाई जाए। कोक के एक मार्केटिंग चीफ ने बताया कि उन्हें कम उम्र में ही कोक पिलाकर जीवन भर के लिए कोक का ग्राहक बनाना आसान है, बजाय बाद में बड़ी उम्र में उन्हें कोक में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्कूल अपने बच्चों को अधिक कोका कोला पिलाकर एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते थे, और चूंकि कई स्कूल अंडर फंडेड थे और उन्हें पैसे की जरूरत थी, यह उन कई तरीकों में से एक था जिससे कोक बच्चों के लिए विज्ञापन संबंधी नियमों को दरकिनार करने में कामयाब रहा। दूसरा तरीका यह है कि कोक ने बार्बी डॉल, खेलने वाली कार, बोर्ड गेम, डिलीवरी ट्रक सहित अनगिनत कलेक्टर आइटम्स और अन्य खिलौनों का प्रोडक्शन किया, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे अडल्ट्स के लिए हैं। फिर ऑफ कोर्स यह सभी क्रिसमस विज्ञापन थे। बच्चों के दिमाग में जानबूझकर सेंटा और कोका कोला को एक साथ डाला जा रहा था। 1982 में कोक ने कोलंबिया पिक्चर्स को भी खरीद लिया ताकि वे आसानी से उनकी फिल्मों में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकें। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्म स्टूडियो बेच दिया और कोक प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए दूसरी कंपनीज को ही यूज करने का फैसला किया। इससे उन्हें बच्चों को टारगेट करने संबंधी रूल से बचने की अनुमति मिलती है, और यह आइडिया काम कर गया। रिसर्चर्स ने दिखाया कि बच्चों के लिए भी कोक दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ब्रांडों में से एक है। लेकिन 80 के दशक में कोक के लिए एक समस्या उभर रही थी। कोक से स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने का अधिक से अधिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, और लोगों को हमेशा यह चिंता रहती थी कि कोक आपके दांतों को सड़ा देगा। लेकिन नया डेटा मोटापे, डायबिटीज और बहुत सारी दूसरी बीमारियों के कोक के गंभीर प्रभावों को दिखा रहा था। एग्जाम्पल के लिए बच्चों की एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा शुगरी कोल्ड ड्रिंक पीने से उनका वजन बढ़ने की संभावना 60% बढ़ जाती है। दूसरे ने दिखाया कि यदि बेबीज को चीनी के हाई इंटेक से एक्सपोज कराया जाता है तो वे बाकी जिंदगी के लिए चीनी पर निर्भर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ऐसे ब्रांड के लिए जो कि अपनी होलसम इमेज बना रहा था, यह स्टडीज उसके लिए एक झटका थी। अब पर्दे के पीछे को कोल्ड ड्रिंक और मोटापे और डायबिटीज के बीच संबंध पर संदेह को बढ़ावा देने वाली स्टडीज को रोकने या उल्टा नतीजा देने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च कर रहा था। आश्चर्य की बात नहीं, कोक द्वारा फंडेड स्टडीज में आमतौर पर दावा किया गया कि कोक कोई हेल्थ इश्यूज का कारण नहीं बन रहा था।
हालांकि उन्होंने आसानी से यह उल्लेख नहीं किया कि उन अध्ययनों को किसने फंडेड किया था। कोक ने शुगर टैक्सेस को कम करने और डाइटरी गाइडलाइंस को कमजोर करने के लिए स्टेट ऑफिशियल्स पर भी करोड़ों डॉलर का खर्च किया। कुछ बड़े राजनेताओं को अपने पक्ष में रखने और कोक को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कोक ने उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स पर भी लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए। ग्रेट एथलेटिक परफॉर्मेंस और कोक के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए भी कोक ने एथलीट्स और मेजर गेम इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में अरबों डॉलर खर्च करना जारी रखा। अब अपने रिस्क को कम करने के लिए कोक ने अदर बिजनेसेस में भी हाथ डालना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बॉटल्ड वाटर, और कोक ने लॉन्च किया एक बोतलबंद पानी का ब्रांड जिसे कहा जाता है डिसानी। हालांकि जब इसे यूके में लॉन्च किया गया तो इसका तुरंत उल्टा असर हुआ, क्योंकि लोगों को ये बहुत जल्दी पता चल गया कि यह महंगा बोतलबंद पानी बेसिकली एक लोकल नल से आया था। अब कोक ने अपना बचाव करने की कोशिश करी कि वे किस प्रकार के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से पानी को प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इससे चीजें और भी बदतर हो गई, क्योंकि यह पता चला कि उन्होंने गलती से एक खराब मिनरल्स का बैच पानी में मिलाया था, जिसने पानी को पॉल्यूट कर दिया था। एज ए रिजल्ट 5 लाख से अधिक बोतलों को दुकानों से वापस लेना पड़ा। साल 1999 में बेल्जियम में भी कोका कोला पीने के बाद बहुत सारे बच्चे बीमार होने लगे, जिससे सभी कोक प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना पड़ा था। फ्रांस में भी खराब कोक से 100 से अधिक लोगों के बीमार होने की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद फ्रांस में भी कोक के प्रोडक्ट्स पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया था। लेकिन कंपनी इनमें से किसी भी इशू पर सफाई या रिएक्शन देने में बहुत धीमी थी, और लोगों ने कोक पर इश्यूज और प्रॉब्लम्स को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। तब भारत में भी कोक पर आरोप लगा था कि उसने ग्राउंड वाटर को वेस्ट वाटर से कॉन्टेमिनेट किया है। कोक ने वास्तव में स्वीकार किया कि उसके पास वेस्ट वाटर का इशू है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। हालांकि बाद में इंडिपेंडेंट टेस्ट में भी इंडियन कोका कोला प्लांट्स में प्रोड्यूस हुए टॉक्सिक स्लज के निशान पाए गए, जिसने कथित तौर पर जमीन को बंजर बना दिया और इस कॉन्टेमिनेटेड पानी को पीने वाले जानवर मर गए। इन सब चीजों ने स्थानीय किसानों की जिंदगी को नष्ट कर दिया। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी घोषणा की कि उसने कोक और पेप्सी दोनों में ही पेस्टिसाइड्स पाया है, जिनका लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और इम्यूनिटी की गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। लोकल गांव की एक महिला ने रिपोर्टर्स को बताया कि इस कंपनी के आने से पहले हमारा जीवन आरामदायक और सुंदर था। कंपनी आने के बाद 6 महीने में ही पानी का स्वाद बदल गया। दूसरे ने कहा कि जब हम नहाते हैं तो हमारा सर चकराता है और दर्द होता है और हम सब बस खुजाते ही रहते हैं। इन सब इश्यूज से कोक का एनवायरमेंटल रिकॉर्ड लगातार खराब होता गया। आप देखिए, कंपनी कई सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बॉटलिंग प्लांट भी चलाती है, और अधिकारियों ने वाटर लेवल के गिरावट के लिए कोक को दोषी ठहराया है। यह समस्या मैक्सिको के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से खराब थी, क्योंकि 2000 और 2006 के बीच मैक्सिको का राष्ट्रपति वह व्यक्ति था जो पहले कोका कोला का मैक्सिको का हेड रह चुका था, और उसने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अपनी पूर्व कंपनी को फेवरेबल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, और अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसने कोका कोला को 27 वाटर कंसेशंस दिए, जिसका कई लोग दावा करते हैं कि कोक को इसकी परमिशन मिल गई थी कि वह पानी को प्रदूषित करे और यहाँ तक कि लोकल लोगों के पानी की भी चोरी करे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।